पेन परिवार को एक दूसरे के खिलाफ होते हुए देखने के बाद उनके नए खरीदे गए शानदार घर में मंडराने वाली उपस्थिति उनके जर्जर निवासियों को बचाने के लिए एक बड़ा इशारा करती है। फिल्म एक खाली घर से शुरू होती है जिसमें पहले से ही एक इकाई है जिसके दृष्टिकोण से हम इस घर को देख पाते हैं। घर देखने के बाद इकाई ऊपर जाती है और एक अलमारी में चली जाती है, और जब एक परिवार इस घर को देखने आता है तो वो नीचे आती है। दरअसल रेबेका नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ इस घर को देखने आई थी और उसे ये घर पसंद भी आया। बजट से बाहर होने के बावजूद वो इस घर को खरीदने का फैसला करती है क्योंकि ये घर तालिन में उसके बेटे के स्कूल के बहुत करीब है। वो एक पेशेवर तैराक है। रेबेका चाहती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर खेले और उसके प्रशिक्षण में कोई बाधा न आए। हालांकि रेबेका का पति इस फैसले से खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी क्लोई इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में उसकी एक दोस्त की मौत हो गई जिसके कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, लेकिन रेबेका ने अपनी बेटी क्लोई की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इस घर को देखकर रेबेका और रेबेका का पति बात कर रहे थे और इकाई उनकी बातें सुनती है। जैसे ही इकाई को पता चलता है कि रेबेका सदमे से गुजर रही है, वो रेबेका का पीछा करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि यहाँ रेबेका एक दर्पण के पास आई। दर्पण लगभग 100 साल पुराना था और ये उसे घर के मालिक ने बताया था। क्लोई इस घर को देखने के लिए एक कमरे में जाती है जहां उसे लगता है कि कोई उसे अलमारी से देख रहा है। वैसे भी दृश्य कट जाता है और हम देखते हैं कि इस घर में पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। यहाँ काम करने वाले कई मजदूर भाग गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इमारत में कोई मौजूद है, किसी इकाई की उपस्थिति है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि रेबेका का परिवार भी इस घर में शिफ्ट हो गया है। रेबेका फोन पर किसी से बात कर रही थी और हमें पता चला कि रेबेका ने इस घर के बिल का भुगतान करने के लिए अपनी ही कंपनी में धोखाधड़ी से प्रवेश किया था, और वो इससे दुखी भी नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करना ठीक है। यहाँ हमें क्लोई दिखाई गई है जिसका कोई नहीं था। वो अकेले रो रही थी और रोते रोते सो गई। जैसे ही वो उठी उसे एहसास हुआ कि वो किसी के करीब है। वो तुरंत बिस्तर से उठी और अलमारी की ओर जाने लगी। उसने कहा, नादिया, क्या तुम हो? उसे लगा कि उसकी दोस्त की आत्मा उसके साथ रहने आई है, लेकिन वो इकाई कुछ नहीं कहती। अगले दिन दिखाया जाता है कि नादिया ने चलते समय अपनी किताबें पूरे बिस्तर पर फैला दी थीं और फिर वो उठी और नहाने चली गई। पीछे से आत्मा उसके कमरे में आई और उसने क्लोई और उसकी दोस्त नादिया की एक तस्वीर देखी। उसके बाद उसने कमरे में बिखरी हुई सभी चीजों को उनकी जगह पर रख दिया। जब क्लोई बाहर आई तो वो डर से चीख पड़ी। ये सब कैसे हुआ? फिर उसे एहसास हुआ कि ये नादिया थी जो उसकी मदद कर रही थी। अब उसे इस आत्मा से डरना बंद हो गया था। जैसे ही उसने उसकी चीख सुनी, उसके पिताजी भी कमरे में आ गए। वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो क्लोई झूठ बोलती है कि उसने एक चूहा देखा था। दरअसल वो अपने पिताजी को ये नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दोस्त की आत्मा यहाँ है। अब क्लोई के पिताजी नीचे जाते हैं और रेबेका के साथ क्लोई की स्थिति पर चर्चा करते हैं। वो कहता है कि क्लोई ठीक नहीं है। क्लोई की दोस्त की ड्रग्स के ओवरडोज से हत्या कर दी गई है और इसी तरह शहर में एक और लड़की की भी हत्या कर दी गई है। हमें क्लोई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जैसे रेबेका को अपनी बेटी की परवाह नहीं थी, वो अपने पति को भी बताती है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इसी बीच उसका बेटा टाइगर घर आता है। वो अपने दोस्त रेयान को भी अपने साथ लाया था। वह रेयान का परिचय अपने परिवार और क्लोई से करवाता है और रेयान को क्लोई पहली नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन टाइलर उसे धमकी देता है कि मेरी बहन से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। रात में हम देखते हैं कि रेबेका और उसका पति फिर से क्लोई के बारे में बात कर रहे थे। क्लोई के पिताजी को लगा कि क्लोई को थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन रेबेका अभी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्लोई को बस समय चाहिए। ये सुनकर उसका पति भी उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये मत भूलो कि टाइलर के साथ साथ क्लोई भी तुम्हारी बेटी है। वैसे भी अगला दिन आता है और जब क्लोई घर पर अकेली थी, तब रेयान यानी टेलर का दोस्त टेलर से मिलने आता है। क्लोई उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। रेयान उसके कमरे में जाने से मना कर देता है और उसे बताता है कि टाइलर ने उसे उसके कमरे में जाने से रोक दिया है। लेकिन ये कहने के बाद वो खुद क्लोई के कमरे में आ जाता है। दोनों यहाँ ड्रग्स लेते हैं और क्लोई रेयान के साथ अपना दुख साझा करती है कि उसकी दोस्त की मौत के बाद वो बहुत अकेला महसूस करती है। रेयान भी उत्सुक हो जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है और कहता है कि मैंने कभी किसी की मौत नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि जब कोई मर जाता है तो कैसा लगता है। बस मुझे बताओ कि जब कोई मर जाता है तो कैसा लगता है। क्लोई को अपना दुख साझा करने के लिए किसी की जरूरत थी। वो भी अपना दुख साझा करने लगती है और दुख साझा करते करते वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ रेयान भी अपना दुख साझा करता है कि उसके घर में उसकी कोई परवाह नहीं करता था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी। वो बहुत जहरीली थी। इन लोगों के करीब आने से पहले यहाँ इकाई को उनके करीब आना पसंद नहीं आता और वो यहाँ अलमारी तोड़ देती है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रेयान को लगा कि अलमारी का पन्ना ढीला होगा, जिसके कारण अलमारी टूटकर गिर गई, लेकिन क्लोई जानती थी कि ये उसकी आत्मा है। जैसे ही वो अलमारी के करीब आई, उसने अपने चेहरे पर तेज हवा महसूस की,
जिससे वो डर गई और वो समझ गई कि नादिया ही उसे रयान से दूर रहने के लिए कह रही है। अब चूंकि यहाँ बहुत सी चीजें गलत हो रही थीं, क्लोई ने आखिरकार अपने परिवार को बताने का फैसला किया। वो रात के खाने की मेज पर सभी से पूछती है, क्या आपने महसूस किया कि इस घर में कोई और इकाई या उपस्थिति है? क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारे अलावा कोई और भी यहाँ रहता है जिसे हम देख नहीं सकते? उसकी बात सुनकर उसके भाई टाइलर को लगने लगता है कि वो पागल हो गई है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी दोस्त की मौत ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर डाला है, तुम क्या बातें कर रही हो? उसकी बात सुनकर क्लोई रोने लगती है और क्लोई के पिताजी उसे डांटते हैं। टाइलर गुस्से में उठकर यहाँ से चला जाता है और उसकी माँ भी। उसके बाद अपने पिताजी के अनुरोध पर टाइलर भी क्लोई से माफी मांगना चाहता है, लेकिन क्लोई गुस्से में थी। वो टाइलर को डांटती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। वो फिर से अपने पिताजी से शिकायत करना चाहता है और पिताजी उसे समझाते हैं कि क्लोई सदमे में है और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन टाइलर को किसी बात की चिंता नहीं थी। वो अपनी माँ को भी अपने बुरे कामों के बारे में बड़े मजे से बता रहा था कि उसने कैसे एक लड़की के साथ मजाक किया और उसकी निजी तस्वीरें लीक कर दी। उसकी माँ भी यहाँ उसे डांटने के बजाय उससे कुछ नहीं कहती है, लेकिन उपस्थिति जो आत्मा यहाँ थी उसे ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया और सजा के तौर पर वो टाइलर के कमरे में जाती है और सब कुछ तोड़ना शुरू कर देती है। उसके जीतने वाले पदक, मग, वो सब कुछ गिरा देती है। सबसे पहले क्लोई इन सभी आवाज़ों को सुनकर इस कमरे में आती है और फिर बाकी लोग भी। ये सब देखकर सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। सब डर जाते हैं। वे डर जाते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं और क्लोई भी बाहर आ जाती है। क्लोई सभी को बताती है कि ये कोई नहीं, मेरी दोस्त नादिया है जो यहाँ मेरे साथ रहने आई है, तुम लोग उससे मत डरो। लेकिन टाइलर और उसकी माँ अब घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे भी उन्होंने मान लिया था कि क्लोई सच कह रही है। वास्तव में इस घर में एक इकाई थी। अब क्लोई की दूसरी राय को स्वीकार करते हुए ये लोग अंदर नहीं जाने वाले थे, लेकिन यहाँ क्लोई के साथ उसके पिताजी हैं और क्लोई को सभी को मना के घर के अंदर लाया जाता है। घर आने के बाद रेबेका का पति उस महिला को फोन करता है जिससे उसने घर खरीदा था। वो उससे पूछता है कि अगर यहाँ कोई इकाई थी तो आपने हमें ये घर क्यों दिया? जिस पर महिला कहती है कि यहाँ पहले कोई इकाई नहीं थी और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ कोई इकाई है तो मैं अपनी भाभी को भेजती हूँ। वो एक मानसिक है और लोगों को ऐसी समस्याओं से मुक्त करती है। रेबेका का पति इसके लिए सहमत हो जाता है। अगली दोपहर वो मानसिक भी घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आई उसने अपने चेहरे पर हवा महसूस की, जिससे उसे पता चला कि यह घर वास्तव में प्रेतबाधित है और यहाँ एक इकाई की उपस्थिति है। घर आते ही छोटी छोटी बातें नोट करने के बाद वो सभी को बताती है कि यहाँ एक इकाई की उपस्थिति है और वो उपस्थिति क्लोई की तरह ही पीड़ित है। जैसे क्लोई अपनी दोस्त की मौत के बाद तनाव में है, वैसे ही इकाई भी किसी तनाव में है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए क्योंकि इन लोगों ने क्लोई के बारे में मानसिक को नहीं बताया था। मानसिक ये भी कहती है कि केवल क्लोई ही उस उपस्थिति को महसूस कर सकती है। क्लोई के सदमे के कारण क्लोई बहुत संवेदनशील हो गई है और उसके लिए चौथी आयाम का दरवाजा खुल गया है। इसके दूसरी तरफ से आत्माएं और दूसरी दुनिया की चीजें उसे अपना संदेश दे सकती हैं। वे उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकती हैं जिसे आम लोग महसूस नहीं कर सकते। वो कहती है कि जब वो ऐसे नाटक से गुजरी थी तो उसके लिए भी चौथी आयाम का दरवाजा खुल गया था और उसने हमेशा इस दरवाजे को खुला रखने की कोशिश की है ताकि वो इसके माध्यम से दूसरों की मदद कर सके। अब क्लोई मानसिक से पूछती है, क्या ये मेरी दोस्त नादिया है? जिस पर मानसिक कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है और मैं ये भी नहीं बता सकती क्योंकि इस आत्मा को ये भी नहीं पता कि वो कौन है। वो सिर्फ एक गलत आयाम में, एक गलत समय रेखा में फंसी हुई है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मानसिक कहती है कि चौथी आयाम में समय अजीब तरह से व्यवहार करता है। अतीत और भविष्य एक ही समय में घट रहे हैं। ऐसी स्थिति में आत्माएं अक्सर भ्रमित हो जाती हैं और अन्य समय रेखाओं में चली जाती हैं। पीछे का बहुत पुराना दर्पण, मानसिक ने उस दर्पण को देखा और उसे छुआ। उसने कहा कि पुराने दर्पण अक्सर हमें आत्माओं से संपर्क कराते हैं। उसने इस दर्पण पर लिखा और कुछ संस्थाओं से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब तरह से घर में एक नीली रोशनी पैदा हुई और उसे शरीर में एक जोरदार झटका भी लगा, जिसके कारण वो बीमार पड़ गई और फिर वो यहाँ से चली गई। वैसे भी अब एक लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि उस उपस्थिति ने इस परिवार को परेशान करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि जब क्लोई रयान के करीब आने लगी तो उसने क्लोई को नहीं रोका। वास्तव में इन सबसे बचने के लिए वो खुद अलमारी में जाकर छिप गई। जब क्लोई आज़ाद होने के बाद नहाने गई तो उस इकाई ने देखा कि रयान उसके जूस में कुछ ड्रग्स मिला रहा है। क्लोई को ये ड्रग्स पीने से रोकने के लिए वो मेज को हिलाता है और जूस गिरा देता है। क्लोई को बहुत अजीब नहीं लगा। उसने यहाँ से सब कुछ साफ कर दिया। क्लोई को उस उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि क्लोई को उस उपस्थिति का एहसास तभी होता था जब वो बहुत संवेदनशील और भावुक हो जाती थी। लेकिन रयान के साथ दोस्ती के बाद क्लोई का मानसिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो गया और इस तरह उसके खुले चौथे आयाम का दरवाजा बंद होने लगा और अब वो ऐसी आत्माओं और संस्थाओं को महसूस नहीं कर पा रही थी
यहाँ क्लोई और रेयान बात करते हैं। क्लोई कहती है कि शुक्रवार को मम्मी और पापा घर पर नहीं होंगे, तुम आ जाना। रेयान भी उससे सहमत हो जाता है। हालांकि वे जानते थे कि उस दिन टाइलर घर पर होगा। यहाँ उसी दिन दिखाया गया है कि वो मानसिक रेबेका के पति से मिलने आई थी। उसने कहा कि इस घर में जो इकाई है वो अतीत से संबंधित नहीं है, बल्कि भविष्य से संबंधित है। वह भविष्य में होने वाली किसी चीज को रोकने के लिए आई है जो खिड़की से संबंधित है। लेकिन रेबेका का पति उसकी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था, और क्योंकि रेबेका ने अब इस मानसिक को अपने घर आने से मना कर दिया था, वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। रात में दिखाया जाता है कि वो उपस्थिति से पीड़ित थी। उसे क्लोई को कुछ जरूरी बात बतानी है। वो क्लोई से बात करने की कोशिश करती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन दिखाया जाता है कि एक अदृश्य दीवार उसे ऐसा करने से रोक रही है। क्योंकि क्लोई अपने मानसिक आघात से बाहर आ गई थी, इसलिए वह आत्मा न तो उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकती थी और न ही उससे बात कर सकती थी। वैसे भी शुक्रवार का दिन भी आ जाता है और रेयान अब टाइलर के घर आ गया था। वो पहले टाइलर से मिलता है और फिर तुरंत रसोई में चला जाता है। वो जूस के 2 गिलास लेता है और दोनों में ड्रग्स मिला देता है, जिनमें से उसने जूस का 1 गिलास टाइलर को दिया। जैसे ही उसने उसे पिया, टाइलर कुछ ही मिनटों में सो गया और फिर वो दूसरा गिलास लेकर क्लोई के कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में आया, इस बार क्लोई को कुछ बुरा लगा। उसने डर से पूछा, टाइलर कहाँ है? रेयान ने कहा, चिंता मत करो, मैंने उसे सुला दिया है। ये सुनकर उसे समझ में आ गया कि रेयान ने टाइलर को ड्रग्स दिए होंगे। उसे ये सुनना पसंद नहीं आया। उसने रेयान को तुरंत कमरे से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि आज वो रेयान के पास भी नहीं जाना चाहती थी। रेयान ने उसे शांत किया और क्लोई को जूस का वो गिलास पिलाने की कोशिश की जिसमें उसने पहले ही ड्रग्स मिला दिए थे। अभी काई ये सब देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लोई वो जूस पिए, लेकिन क्योंकि वो इंसानों को छू नहीं सकती, इसलिए वो इस बार गिलास भी नहीं गिरा सकी और क्लोई ने वो जूस पी लिया। जैसे ही वो ये जूस पीती है, वो बेहोश हो जाती है और फिर हमें रेयान का असली चेहरा दिखाई देता है। वो एक निर्दयी आदमी था जिसे लड़कियों को मारने में मजा आता था। उसने इस बार एक क्लिंग ट्रैप लिया और उसे क्लोई के मुंह पर लगा दिया और धीरे धीरे वो उसका दम घोंटता रहा। जब भी वो मरने वाली होती, वो इस क्लिंग ट्रैप को हटा देता, क्योंकि उसे एक लड़की को तड़पते हुए देखने में मजा आता था। यहाँ पता चलता है कि क्लोई की दोस्त और एक और लड़की की हत्या भी रेयान ने की थी। वो एक मनोरोगी आदमी था। वो बार बार क्लोई का दम क्लिंग ट्रैप से घोंट रहा था ताकि किसी को पता न चले कि क्लोई की हत्या किसी व्यक्ति ने की है। सभी को लगे कि क्लोई की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लड़का एक सीरियल किलर था, जिसके कारण वो इकाई क्लोई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बाधा के कारण कुछ भी नहीं कर पाती है। अब वो इकाई क्लोई को बचाने के लिए टाइलर को उठाने का फैसला करती है, लेकिन वो टाइलर को भी छू नहीं पा रही थी। वो यहाँ चीजें गिराकर टाइलर को उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन टाइलर ड्रग्स के प्रभाव के कारण बेहोश था। वो कैसे उठता? वो टाइलर के कान में जोर से चिल्लाती है और टाइलर डर से उठ जाता है। जब उसे होश आया तो उसे तुरंत याद आया कि रेयान उसके घर आया था और इस बार वो उसके पास नहीं था। उसने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया होगा। ये सोचकर वो ऊपर की ओर भागा, जहां उसने देखा कि रेयान उसकी बहन को मारने वाला है। दौड़ते हुए वो रेयान को पकड़ लेता है और खिड़की से नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है, दोनों मर जाते हैं। इस दृश्य के बाद हमें अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि अब ये परिवार घर छोड़ रहा है, क्योंकि इस घर ने उनके बेटे को मार डाला था। उनके बेटे की मौत का सबसे बड़ा दुख रेबेका को था, क्योंकि उसने ये घर अपने बेटे के लिए लिया था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बेटे की मौत ने उसे तोड़ दिया था, और जब वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई तो अब उसका उस इकाई के साथ संबंध बनने लगा। उसने पहली बार अपने घर में उस इकाई को महसूस किया और वो 100 साल पुराने दर्पण के पास गई, जहां उसने आखिरकार उस इकाई को देखा और उसे पता चला कि वो इकाई कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। ये उसके बेटे की आत्मा थी, जो वास्तव में अपनी बहन की जान बचाने के लिए अतीत में आई थी, क्लोई को बचाने के लिए। यह जानकर रेबेका चीखने और रोने लगती है और वो अपने पति और क्लोई को बताती है कि वो इकाई कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था। ये टाइलर था जो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। अब जैसे ही ये पता चलता है, वे पीछे से रोने लगते हैं, लेकिन इकाई को दिखाया जाता है कि वो घर से बाहर आ गई और बाहर आकर वो ऊपर चली गई। जैसे ही आत्मा का उद्देश्य पूरा होता है, उसे मुक्ति मिल जाती है, और जैसे ही वो आकाश की ओर जाती है, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।